एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम था किशन। वह जमींदार के खेत में काम करके अपना घर चलाया करता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे थे। खेती के काम से जो पैसा मिलता उससे किशन जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था। किशन के हालात पहले से ही ऐसे नहीं थे। पहले उसका खुद का भी एक खेत था जिससे कि उसे अच्छी आमदनी हुआ करती थी, मगर उसके पिताजी के बीमार होने की वजह से उसे इलाज के लिए वो खेत बेचना पड़ा और इसलिए वो जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। ऐसे ही एक दिन खेत में खुदाई करते हुए एक धातु की चीज से किशन का कुदाल टकराता है। किशन को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और उसे लगता है कहीं पुरखों का गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया। ये सोचकर किशन ने उस वस्तु के आसपास की मिट्टी हटाकर और उसे बाहर निकाला। वो वस्तु एक धातु का पतीला था। पतीले को देखकर किशन बहुत ही दुखी हो गया। कैसा खजाना, कैसा क्या, जाने दो, मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी धूप बहुत है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ और थोड़ा आराम करके फिर काम किया जाए। इतना कहकर निराश होते हुए किशन ने अपनी कुदाल को उस पतीले में फेंक दिया और खाना लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर खाना खाने के बाद आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो उठकर किशन खेत में फिर काम करने के लिए जाने का सोचता है। जाकर देखता है कि पतीले में उसने एक कुदाल डाली थी, मगर इतनी सारी कुदाल। ये देखकर किशन चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या ये सच है या ऐसे ही मुझे भ्रम हो रहा है। इतना कहकर किशन ने अपने पास रखी हुई एक टोकरी को उस पतीले में डालकर देखा। डालने के कुछ देर बाद ही उस एक टोकरी से बहुत सारी टोकरियां बन गई। यह देख के किशन संतुष्ट हो चुका था कि ये चमत्कारी पतीला है, ये जादुई पतीला है, कोई ऐसा वैसा पतीला नहीं। इतना देख के किशन पतीला उठाता है और उसे अपने घर ले आता है। अब किशन उस पतीले में जो भी डालता वो बहुत गुना ज्यादा हो जाता। ऐसे करके किशन वो सामान बाजार ले जाता और उसे बेच देता। उससे उसे अच्छी कीमत मिलती। धीरे धीरे करते हुए किशन बहुत अमीर हो जाता है। ऐसे करके किशन ने बाजार जाकर कुछ गहने खरीद लिए। अब वो गहने उसने लाकर डाले तो उससे उसे बहुत सारे गहने मिले। वो ज्यादा गहने जाकर उसने बाजार में बेच दिए। अब किशन बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। किशन का पड़ोसी था मोहन। अब मोहन बहुत किशन से जलने लगा था। अचानक से ये किशन अमीर कैसे हो गया इतना, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब वो किशन पर नजर रखने लगा। कुछ ही दिन में मोहन को किशन के पतीले का राज पता लग गया। राज के पता लगते ही वह जमींदार के घर की तरफ भागा और जाकर जमींदार को पतीले की सारी कहानी बताई। इसे सुन के जमींदार बहुत ज्यादा चौंक गया, मगर वह खुश भी था। ये जो तुम बोल रहे हो ये सच बात है ना? मोहन कहता है कि विश्वास कीजिए मुझ पे, ये सच बात है, मेरी आंखों देखी। इतना सुनते ही जमींदार किशन के घर गया। किशन से बोलता है, मैंने सुना है कि तेरे पास एक जादुई पतीला है। किशन बेचारा घबरा जाता है और कहता है, हाँ मेरे पास जादू पतीला है, मुझे खेत में मिला है। तो जमींदार कहता है कि खेत तो मेरा है, तो इस कायदे से तो पतीला मेरा हुआ, चल जल्दी मुझे पतीला वापस कर। किशन जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत भीख मांगी, मगर जमींदार उस पतीले को लेकर चला गया। जमींदार बहुत ही खड़ूस था। मोहन की एक न सुनी और वो पतीले को उठाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर जमींदार ने उसमें गहने डाले, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गहने प्राप्त हुए।
और इससे जमींदार बहुत ज्यादा खुश हो गया और बहुत अमीर हो गया। वह भी सारे गहने जाके बाजार में बेच आया, जिससे उसे बहुत पैसे मिले। ये सब सिपाही देख लेते हैं और जाके सारी कहानी राजा को बताते हैं। राजा अपने सैनिकों को भेजकर जबरदस्ती जमींदार के यहाँ से पतीला मंगवा लेता है। अब राजा उस पतीले को देखकर चौंक जाता है, मगर उसे शक था कि ये सच है या नहीं। उसने अपना ताज उठाकर उस पतीले में रखा। पतीले से अचानक से बहुत सारे ताज मिलने लगे। यह देखकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने बहुत सारा सोना, अशर्फियां, सब कुछ डालकर बहुत सारा खजाना अपने खजाने में जमा कर लिया। अब इससे राजा बहुत अमीर हो गया था। मगर राजा के दिमाग में एक दुविधा थी कि ऐसा पतीले में क्या होता है अंदर कि ये सब चीजें इतनी गुना हो जाती है। मैं खुद इसमें उतर कर देखूंगा। अब राजा ये सोचकर पतीले की तरफ बढ़ता है और उसकी चिकित्सा करने के लिए पतीले के अंदर उतर जाता है। मगर राजा ये भूल गया था कि जो पतीले में चीज जाती है उसकी कई गुना होकर बाहर निकलती है। थोड़ी ही देर में राजा के पतीले में खड़ा होने के बाद उससे और भी राजा निकलने लगे। ऐसे एक एक करके राजा जैसे दिखने वाले बहुत सारे राजा पतीले से निकले। अब वो सिंहासन की तरफ जाने लगे तो राजा कहता है कि इस सिंहासन पे मेरा हक है, तुम उस पतीले के चमत्कार से बने हो। इतना कहकर सारे ही राजा बोलने लगते हैं कि नहीं, हम हैं असली राजा, हम बैठेंगे इस पे। अब असली राजा को गुस्सा आता है और कहता है कि इसका फैसला तो हमारे युद्ध से ही होगा। अब वो सारे राजा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आपस में लड़ते हुए वह एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। अब ये सब देख के राजा चौंक जाता है और छुप जाता है अपने तख्त के पीछे। और लड़ाई करते करते सारे राजा एक दूसरे को मार देते हैं और इसी झगड़े में असली राजा भी मर जाता है और इसी लड़ाई में वह जादुई पतीला भी टूट जाता है। जब ये बात जमींदार और किशन को पता लगती है तो वह हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो इससे लाभ कमाया, मगर राजा ने इसकी अनावश्यक चिकित्सा की। इसका परिणाम उसे अपनी जान देकर करना पड़ा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जरूरत से ज्यादा अनावश्यक चिकित्सा और जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे किशन वही अपनी मजदूरी करके अपनी दिनचर्या काटने लगा। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक जंगल था जिसमें एक जादुई गुफा थी। गांव वालों का मानना था कि वहां जो भी जाता मर जाता, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा था। तो सुबह उसी जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को लकड़ियां काट के वापस आ जाता। एक दिन रामू गुफा के पास ही एक बड़े से पेड़ को देखकर लकड़ी काटने रुक जाता है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसकी लकड़ियां तो बहुत सही जलती हैं, इसकी सारी लकड़ियां तो झट से बिक जाएगी। अरे मगर पास में वो गुफा भी तो है, लेकिन मैं कौन सा वहाँ जा रहा हूँ, मैं झट से लकड़ियाँ काट के अपने निकल जाऊँगा। इतना सोचकर रामू लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में रामू लकड़ियाँ काटता हुआ थक जाता है। अरे ये तो बड़ा ही सख्त पेड़ है, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद इस टहनी को काटूंगा। थकान के मारे रामू पेड़ पर ही नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अचानक से उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और रामू की आँख खुल जाती है। अरे यार, ये तो शाम हो गई और ये लोग कौन हैं जो गुफा के पास खड़े हैं। ये सब देखकर रामू चुपचाप पेड़ पर बैठा बैठा उन्हें ही देख रहा था। अचानक से वह अपने घोड़ों से उतरते हैं और
खुल जा सिम सिम बोलते हैं और अचानक से जादुई गुफा का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है और वह लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। उनके जाते के साथ ही गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी रामू कहता है, अरे ये तो शैतानी गुफा है, ये अंदर कहाँ चले गए और इसका तो दरवाजा भी है। मैं देखता हूँ ये लोग कब बाहर आते हैं। रामू पेड़ पर बैठा हुआ उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में उनके बाहर आने की आवाज आने लगती है और वह लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर जाता है और बोलता है, मैं भी जाके देखता हूँ इस गुफा में। लेकिन नहीं, कहीं वो लोग वापस थोड़ी देर में आ गए तो। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आता हूँ जंगल में और फिर इस गुफा में जाऊंगा। इतना सोचकर रामू गांव जाने की सोचता है। गांव पहुंचकर रामू पूरी रात ये सोचकर नहीं सो पाता कि वो लोग इस गुफा में जाते हैं, ऐसा क्या है इस गुफा में। सुबह होते के साथ ही रामू घने जंगलों में गुफा की ओर चल देता है। गुफा के पास पहुंचकर रामू वही बात दोहराता है जो उन लोगों ने दोहराई थी, खुल जा सिम सिम। इतना सुनते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे के खुलते ही रामू अंदर गुफा में चला जाता है। अंदर गुफा में जाते ही रामू देखता है चारों ओर सोने चांदी और हीरो के मोतियों के ढेर लगे होते हैं। रामू तभी समझ जाता है ये कोई चोर ही होंगे जो अपना सारा लूट का खजाना यहाँ पे छुपा के रखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक सोने की भरी हुई पोटली उठा लेता हूँ, पूरा जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं, चोरी करना गलत बात है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इस गुफा से बाहर निकल जाता हूँ। इतना बोलते के साथ ही रामू वही बोलना शुरू करता है, खुल जा सिम सिम। मगर दरवाजा नहीं खुलता। रामू बार बार वही शब्द दोहराने लगता है मगर दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे में रामू घबरा जाता है। अरे यार, मैं यहाँ कहाँ फंस गया। लगता है बाहर जाने के लिए कोई और ही पासवर्ड है। अरे यार, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया यहाँ पर। लगता है मुझे उन्हीं लोगों के आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। रामू दुखी होकर घोड़े की आवाज सुनकर खजानों के पीछे छुप जाता है। कुछ इंतजार करने के बाद वह लोग गुफा में आ जाते हैं जिनका इंतजार रामू कर रहा था। आते ही वह देखते हैं और बोलते हैं, किसी ने हमारे सोने चांदी को नहीं छेड़ा, सब ठीक है, यहाँ पर सोना चांदी ठीक है। और उनमें से एक कहता है, सोना चांदी ठीक है हमारा, खोल दो ये दरवाजा। इतना बोलते के साथ ही दरवाजा खुल जाता है। रामू फिर आता है निकल के उनके जाने के बाद और कहता है कि सोना चांदी ठीक है हमारा, खोल दो ये दरवाजा। इतना बोलते के साथ ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और रामू बाहर चला जाता है। गुफा से निकलते ही रामू अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है, कल्लू, आज वो गुफा में मुझे खजाना मिला। तभी कल्लू कहता है, अबे रामू, पागल हो गया है क्या तू? गुफा में कैसे खजाना हो सकता है? और तब रामू उसको पूरे दिन की घटना अपने साथ की बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसको खजाना मिला और किस तरीके से वह अपनी जान बचा के आया। अबे तू कुछ लाया भी है वहां से? हीरे चांदी सोना कुछ तो लाता, एक पोटली लिया था, इतने खजाने में से उनको क्या ही पता लगता। नहीं यार, चोरी करना गलत है,
इसलिए मैं वहां से कुछ नहीं लाया और ना ही अब मैं वहां जाऊंगा। अरे चोर के घर चोरी करना कौन सी गलत बात है? वो कौन सा कमा के ही लेके आया है, चोरी का ही तो है। अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल पार करके कल्लू गुफा के पास पहुंच जाता है। कहीं ये रामू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, रामू झूठ नहीं बोलता। और तभी कल्लू बोलना शुरू करता है, खुल जा सिम सिम। इतना बोलते के साथ ही दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में खुल गया। अंदर जाकर कल्लू खजाना देखता है और खजाना देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, इतना खजाना! ये सब मेरा है। खजाना मिल गया, खजाना। अब ये सब खजाना मेरा है और सारा खजाना मैं ले जाऊंगा। कल्लू लालच में आकर बहुत सारा सोना उठा लेता है। अरे वाह, खजाना मिल गया, अब ये मैं ले जाऊंगा। खजाना खजाना, तेरा खजाना, खोल दरवाजा। अरे क्या था पासवर्ड? खजाना खजाना, तेरा खजाना, मेरा खजाना। कल्लू लालच में आकर पासवर्ड ही भूल गया था बाहर जाने का। सब है चांदी, सब है सोना, खोलो दरवाजा। मगर फिर भी नहीं खुलता दरवाजा। अरे अब मेरा क्या होगा? सोने के लालच में मैं तो बाहर का पासवर्ड ही भूल गया। तभी थोड़ी देर में वह लोग जिनका ये सोना था वह डाकू आ जाते हैं और उसे देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं। चोरी करने आया था? चोरों के यहाँ पे चोरी करेगा? सोना लूटने आया था हमारा। रामू कहता है, अरे मुझे जाने दो, मैं लालच में आ गया था सोने के, अब कभी यहाँ नहीं जाऊंगा। तू जाएगा तो तब जब हम तुझे जाने देंगे। और इतना बोलने के बाद वह लोग रामू के ऊपर हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। और हथियारों से हमला करने की वजह से रामू की जान चली जाती है। रामू सोने के लालच में अपनी जान गंवा बैठता है और अंत तक जाने की दरखास्त ही करता रहता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और दूसरे के धन का लालच करना का परिणाम रामू को मिल ही जाता है। अदुई पेड़। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे, जिसमें से बड़ा भाई बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही खराब था, किसी का सम्मान नहीं किया करता था। और छोटा भाई सोहन, वह बहुत ही दयालु और सबका बहुत सम्मान किया करता। एक दिन मोहन सोहन से कहता है, सोहन सोहन, कहाँ हो तुम? हाँ जी भैया, आया, अभी आया। मैं आज जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। ठीक है भैया, मगर जंगल में जो लकड़ियाँ नीचे गिरी होगी अब उन्हीं को लेना, इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। चुप कर, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मोहन जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचकर उसे लकड़ियां मिलती हैं, मगर तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, कितना अच्छा पेड़ है! इसकी लकड़ियां काटकर अगर जंगल में बेचूंगा तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। अरे भाई रुको रुको, मुझे मत काटो। मेरी शाखाओं पे बहुत सारे परिंदे रहते हैं और मेरे फलों से उन सभी का पालन पोषण भी होता है। अगर मैं कट जाऊंगा तो वो क्या करेंगे? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस तुम्हारी लकड़ी बेचकर पैसे कमाने हैं। इतना सुनकर पेड़ बहुत निराश हो जाता है। यह सब देखकर पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल के मोहन को अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर सोहन घर पे इंतजार करता हुआ, भैया सुबह से गए हैं जंगल, अभी तक नहीं आए, कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। इतना बोलकर
सोहन जंगल की ओर मोहन को ढूंढने चला जाता है। तभी वह पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ को देखता है और कहता है, अरे इतना सुंदर पेड़, वाह। तभी पेड़ बोलता है, तुम कौन हो? ये देखकर सोहन को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह कहता है, अरे तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो पेड़ हो। इतना सुनने के बाद पेड़ सोहन को अपने और उसके भाई के बारे में सब बताता है। सोहन कहता है, मेरे भैया को छोड़ दो, वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पेड़ कहता है, अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, मगर मेरे 3 सवालों का तुम्हें जवाब देना होगा। सोहन कहता है, ठीक है, पूछिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति किसकी है? सोहन, मन। मन की गति सबसे तेज है। कैसे? मन बैठे बैठे कहीं भी जा सकता है और वह बहुत ज्यादा चंचल होता है, इसलिए मन की गति सबसे तेज है। अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है जो तुमसे कोई नहीं चुरा सकता? ज्ञान। ज्ञान तुमसे कोई नहीं चुरा सकता। चाहे इंसान का अच्छा समय चल रहा हो या बुरा, ज्ञान हमेशा उसका साथ देता है और हमेशा उसके साथ रहता है। सही जवाब। अब मेरा तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जिससे इंसान जो चाहे वो कर सकता है? आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास। वो कैसे? अगर आपकी सोच और आत्मविश्वास ये कहते हैं कि आप कामयाब होंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पेड़ सोहन से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उसको उसका भाई लौटाकर साथ में उसे उपहार में सोने के बीज भी देता है, जिससे कि सोने का वृक्ष उगता है। इस तरीके से सोहन ने अपनी समझदारी से अपने भाई की जान बचा ली और उपहार में सोने के बीज भी पाए। कभी भी परेशानी से भागना नहीं चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए, और आप अपने ज्ञान से किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक जंगल में कौवा और हिरन रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते। हिरन बहुत मोटा ताजा था, इसीलिए सभी जानवर उसका मांस खाने की फिराक में रहते थे। किंतु जब भी वे हिरन का मांस खाने के लिए उसका शिकार करते, कौवा उसे चौकन्ना कर देता और वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता। जंगल में रहने वाली लोमड़ी भी हिरन का मांस खाना चाहती थी, मगर कौवे के रहते ये संभव नहीं था। एक दिन हिरन को देखकर लोमड़ी सोचती है, क्यों न इसे दोस्ती कर ली जाए और हिरन का विश्वास जीता जाए। उसके बाद इसे कहीं दूर ले जाऊंगी और मौका मिलते ही इसका काम तमाम कर दूंगी। उस दिन के बाद से लोमड़ी ऐसा अवसर तलाश करने लगी कि कौवा उसके पास ना हो और लोमड़ी उससे जाके दोस्ती कर ले। एक दिन लोमड़ी को वो अवसर मिल ही गया। लोमड़ी उसके पास जाकर बड़े मीठे स्वर में कहती है, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? मैं जंगल के उस पार वाले हिस्से की हरी हरी घास तुम्हें खिलाऊंगी और तुम वहाँ चल के मेरे साथ बहुत पेट भर के घास खाना। हिरन लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में फंस चुका था और अब लोमड़ी उससे रोज मिला करती। एक दिन कौवा हिरन लोमड़ी को बात करते हुए देखता है। कौवे को उसकी मंशा समझ आ जाती है। लोमड़ी के जाते ही कौवा हिरन से कहता है, मित्र, ये लोमड़ी बहुत दुष्ट है, इसकी मंशा तुम्हें मार कर खाने की है। हिरन कहता है, हर किसी को संदेह की नजर से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी दोस्त है, दुश्मन नहीं। तुम चिंता ना करो, उसकी तरफ से मुझे कभी हानि नहीं पहुंचेगी। हर किसी को संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए। हिरन का जवाब सुनकर कौवा वहां से चला जाता है, मगर कौवे को लोमड़ी पर तनिक भी भरोसा नहीं था। एक दिन लोमड़ी मक्के के खेत में जाती है
तो वहाँ देखती है कि मक्के के खेत के मालिक ने वहाँ जाल बिछा रखा है। इससे अच्छा अवसर और कहाँ मिलता। लोमड़ी फट से हिरन के पास पहुंची और उसे बोली कि आओ दोस्त, मैं तुम्हें मीठा मीठा मक्का खिला के लाती हूँ। हर बार की तरह हिरन लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और वह उसके साथ जाने लगा। थोड़ा आगे चलने के बाद हिरन वहां जाके जाल में फंस गया। लोमड़ी बहुत खुश थी। अब वह तो खेत के मालिक का इंतजार कर रही थी कि कब वह उसको आकर मारे और फिर मैं इसका मांस खाऊं। हिरन घबरा कर लोमड़ी से मदद मांगने लगता है और कहता है कि मुझे इस जाल से निकालो। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी कहती है कि मेरे अकेले के बस की नहीं है इतना मजबूत जाल, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मदद लेकर आती हूँ। अब लोमड़ी जाकर पेड़ों के पीछे छुप गई कि कब खेत का मालिक आएगा और उसे मार देगा। कौवा हिरन को अपनी जगह पे ना पाकर जंगल में ढूंढता है मगर उसे नहीं मिलता। तभी मक्के के खेत में वह हिरन को देखता है। हिरन को जाल में फंसा हुआ और डरा हुआ देखकर कौवा कहता है, दोस्त तुम चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं तुमसे बोलता हूँ बस तुम वैसा वैसा करते जाओ। तुम अपनी सांसों को धीरे कर लो और हो सके तो रोक के रखना और ऐसे लेट जाओ जैसे तुम मर गए हो और बिल्कुल भी मत हरना। जैसे ही मैं इशारा करूं उठ के भाग जाना। जैसा बोलते हैं वैसा ही हिरन करता है और खेत के मालिक के आते ही वो जाल हटाते ही कौवा इशारा करता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर खेत का मालिक क्रोधित होता है और कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। वो हिरन को न लग के पेड़ों में छुपे हुए लोमड़ी के जाके लगती है और उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। जंगल में वापस आकर हिरन कौवे से माफी मांगता है और उसको शुक्रिया अदा करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी इंसान पे झट से भरोसा नहीं करना चाहिए और हर इंसान आपका मित्र नहीं होता। स्वयं से ज्यादा भरोसा किसी पे ना करें।